बच्चों, पिछले अध्याय में हमने भुगतान संतुलन के बारे में काफ़ी कुछ जाना। हमने देखा कि किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है। कई बार भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, कई बार अनुकूल हो जाता है। किस किस तरह के परेशानियां आती हैं भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने पर। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति को उदाहरण में रखते हुए हमने भुगतान संतुलन, उसके प्रभाव, उसके कारण को काफ़ी अच्छे से जानने और समझने का प्रयास किया। अगर हम बात करें भुगतान संतुलन के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं, किससे वो प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा था कि विदेशी मुद्रा जो होती है या विदेशी मुद्रा का भंडारण जो होता है वो कहीं ना कहीं भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है। विदेशी मुद्रा का भंडार यानी कि कितनी मात्रा में किसी देश के पास अन्य देश की मुद्रा है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत हमने देखा था कि एक देश जब दूसरे देश से आयात निर्यात व्यापार करता है तो किस प्रकार जब वो आयात व्यापार करता है, कोई वस्तु दूसरे देश से मंगाता है, तो जिस देश से वो उस वस्तु को मंगाता है उसको उस देश की मुद्रा में ही, उस देश की करेंसी में ही उसको भुगतान करता है। इससे क्या होता है कि जो आयात करने वाला देश है उसका जो मुद्रा भंडार होता है वो घटता है, यानी कि कम होता है। लेखांकन के अंतर्गत भी हमने देखा था कि ऐसी कंडीशन में जब आयात होता है और विदेशी मुद्रा भंडारण घटता है तो किस तरह से उसका लेखा डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। दूसरे पक्ष में हमने देखा कि निर्यात व्यापार के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ उसका क्या लेखांकन किया जाता है, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विदेशी विनिमय दर की। पिछले अध्याय में हमने केवल डॉलर के बारे में जाना था, क्योंकि डॉलर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक मानक, एक करेंसी के रूप में मानी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो डॉलर के माध्यम से होता है और शायद इसीलिए उसको एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी का उसको रूप दे दिया गया है, महत्व दे दिया गया है। लेकिन क्योंकि केवल डॉलर से ही नहीं बल्कि अन्य कई देश की मुद्राओं की हमको ज़रूरत पड़ती है, आयात निर्यात व्यापार के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमको उन देशों में जाना होता है या तो बिजनेस पर्पस से, पर्सनल किसी काम से, पर्यटन के उद्देश्य से, भ्रमण के उद्देश्य से, तो भी हमको दूसरे देश की मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बात आती है कि हमारे देश की जो मुद्रा है, हमारे देश की जो करेंसी है जिसे हम रुपए कहते हैं, उसकी वैल्यू अलग अलग देशों में क्या है, उसका एक्सचेंज रेट क्या है, अलग अलग देशों की मुद्राओं से उसको अगर हम कंपेयर करें तो कैसी स्थिति हमको प्राप्त होती है। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम अध्ययन कर रहे थे भुगतान संतुलन का, उस समय हमने देखा था कि भारतीय 80 रुपये जो है वो अमेरिकन $1 के बराबर है। तो क्या हमेशा यही स्थिति रहती है? बिल्कुल नहीं रहती। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि किस तरह से रुपए और डॉलर की जो वैल्यू है वो अप डाउन होते रहती है, इसमें उच्चावचन होते रहता है। बिल्कुल इसी तरह अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं उनमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। यानी किसी एक देश की मुद्रा का अन्य देशों की मुद्रा से किस तरह का रिलेशन है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, ये जो उच्चावचन होते हैं, ये जो विनिमय होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, यही कहीं ना कहीं विनिमय दर के अंतर्गत आते हैं। और क्योंकि हम विभिन्न देशों की बात करते हैं, एक देश की मुद्रा का हम दूसरे देशों की मुद्रा से कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हम इसको विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी एक देश की मुद्रा का अन्य देशों की मुद्रा से क्या रिलेशन है, कैसा संबंध है, कितनी कमी या वृद्धि देखने को मिलती है, ये सारी बातें जो है वो विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत शामिल की जाती है। कुल मिलाकर जब हम विदेशी विनिमय दर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार से प्रभावित मानी जाती हैं।
हमने डॉलर से रुपए को कंपेयर किया, लेकिन अब क्योंकि हम विदेशी विनिमय की बात कर रहे हैं, यानी भारत की अन्य देशों से मुद्राओं से जो कंपैरिजन है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको क्या स्थिति देखने को मिलती है, इसको जानने के लिए आइए कुछ देशों की मुद्राओं का भारतीय रुपए से संबंध देखें कि कैसा रिलेशन है। सबसे पहले हम देखें नेपाल, भारत का पड़ोसी देश, भारत से लगा हुआ जो देश है नेपाल। तो इसके बारे में हम जान लें कि भारत का जो 1 रुपये है वो नेपाल के 1.60 नेपाली रुपए के बराबर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नेपाल में किसी वस्तु की खरीद पर जहां हमको 160 रुपये नेपाली जो मुद्रा है वह करना पड़ता है, तो भारत में भारतीय मुद्रा में अगर हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू 100 रुपये ही होगी। अब क्योंकि नेपाल भारत से लगा हुआ देश है, घूमने के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, आपके बजट में है, और हमने देखा कि यहाँ पर रुपए की वैल्यू जो है वो नेपाली रुपए की वैल्यू से ज़्यादा है। दूसरा हम बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका का उदाहरण क्योंकि हमने पहले भी लिया था, तो फिर से हम अगर देखें श्रीलंका की स्थिति की 2021 के जो डाटा है उनके आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस संबंध में अगर हम देखें तो भारत का जो 1 रुपये है वो श्रीलंका के 2.70 रुपये श्रीलंकाई रुपया जो है उसके बराबर है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्थिति में भारत का रुपया है अगर हम श्रीलंका से उसको कंपेयर करते हैं। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा देश है श्रीलंका। तो अगर आप चाहें तो कम बजट में श्रीलंका की सैर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरा हम कंपेयर करते हैं वियतनाम को। वियतनाम की जो मुद्रा है, जैसे हम हमारे देश की जो मुद्रा है हम उसको रुपया कहते हैं, वियतनाम की मुद्रा को हम डांगे से के नाम से जानते हैं। अगर 1 रुपये से हम इसको कंपेयर करें तो भारत का जो 1 रुपये है वो 314 डांगे के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भारत का जो रुपया है वो डांगे की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है, यानी कि भारत के जो लोग हैं उनके लिए वियतनाम से व्यापार करना, वियतनाम में पर्यटन करना, घूमना फिरना काफ़ी अच्छा होगा। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया और भारत के करेंसी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो भारत का 1 रुपये इंडोनेशिया के 194 इंडोनेशियाई मुद्रा के बराबर है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रुपए की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर से लगा हुआ ये स्थान है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भारतीयों के लिए ये भी काफ़ी अच्छी जगह होगी। अगला हम देखें कंबोडिया। तो कंबोडियाई अगर रुपए को अगर हम भारत से कंपेयर करें तो भारत का जो 1 रुपये है वो 55 कंबोडियाई मुद्रा के बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे और भारत की मुद्रा की क्या स्थिति है? जिम्बाब्वे से अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि भारत का 1 रुपये 4.5 जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर है। पराग्वे से हम कंपेयर करें तो भारत का 1 रुपये 92 पराग्वे मुद्रा के बराबर है। तो यहाँ हमने देखा कि रुपए की स्थिति इन सब देशों में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि बहुत से ऐसे अन्य देश भी है जहाँ पर रुपए की स्थिति उन देशों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है, यानी उन देशों की जो मुद्राएं हैं उसकी अपेक्षा भारत में जो मुद्रा का मूल्य है वो काफ़ी कम है। कुल मिलाकर हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पर कि विदेशी विनिमय यानी अपने देश की कितनी मुद्रा देकर हम उस दूसरे देश की मुद्रा को प्राप्त कर पाएंगे, एक्सचेंज रेट क्या होगा, यही विदेशी विनिमय दर को प्रदर्शित करता है। यहाँ अगर हम बात करें कि विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का कारण क्या है, हमने देखा कि परिवर्तन तो होता रहता है डेली। हम देखते हैं ज़्यादातर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में डॉलर से ही हम रुपए को कंपेयर करते हैं, इसलिए हमारे सामने जो स्थिति आती है बार बार वैल्यू घटने या बढ़ने की रुपए की, वो डॉलर के मुकाबले ही आती है। लगातार हम न्यूज़ चैनल में देखते रहते हैं कि रोज़ जो डॉलर और रुपए की स्थिति है वो घटती बढ़ती रहती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्या ऐसे कारण है कि कई देशों की मुद्राएं अन्य देशों के मुकाबले कई बार मजबूत होती हैं, कई बार कमज़ोर होती हैं? आइए इसके कारणों पर एक नज़र डालें।
सबसे पहला कारण है कि कीमतों में परिवर्तन। एक तो सबसे बड़ी बात कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की वस्तुओं की कीमतें जो होती अलग होती हैं। यहाँ पर हम वस्तुओं की जब बात करते हैं तो हम उनको आगम और पूंजीगत दोनों तरह की वस्तुओं में बांटते हैं। इन वस्तुओं का जो मूल्य होता है, जैसे कि हमने अर्थशास्त्र के अंतर्गत काफी विस्तार से पढ़ा, बाजार में मांग और पूर्ति की जो सर्वोत्तम शक्तियां होती हैं उस पर आधारित रहता है। तो इन वस्तुओं की मांग और पूर्ति में परिवर्तन का जो सीधा का सीधा प्रभाव कीमत पर पड़ता है, और कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसका सीधा का सीधा प्रभाव मुद्रा के विनिमय यानी कि विनिमय दर पर पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आयात और निर्यात व्यापार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों की मांग कुछ इस तरह से बढ़ जाती है जिनका निर्माण, जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है, तो उनका हमको आयात करना पड़ जाता है। हालांकि पहले हम उनका आयात नहीं करते थे या फिर कम करते थे। इससे विपरीत परिस्थिति बनती है कई बार निर्यात की। कई बार ऐसा होता है कि अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है या फिर विदेशों में उन वस्तुओं की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में निर्यात बढ़ जाता है। अब हमने पहले भी देखा भुगतान संतुलन में कि जब भी आयात हम करते हैं हमारे पास से विदेशी मुद्रा जाती है अन्य देशों में जिससे भी हम आयात किए होते हैं, और जब भी हम निर्यात करते हैं हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है जिनसे हम निर्यात करते हैं। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा का जो संतुलन है वो बना रहना भी जरूरी होता है, लेकिन कई बार ये संतुलन बिगड़ जाता है। आयात में अत्यधिक वृद्धि और निर्यात में कमी, या फिर दूसरी ओर निर्यात में अत्यधिक वृद्धि और आयात में कमी, कहीं ना कहीं ये भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता को जन्म देते हैं। अनुकूलता की स्थिति में तो सारी चीज़ें सही रहती हैं, लेकिन प्रतिकूलता की स्थिति में बहुत जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बहुत उच्चावचन देखने को मिलता है, और यही उच्चावचन, यही उतार चढ़ाव जो होता है वो कहीं ना कहीं विदेशी विनिमय दर को भी प्रभावित करता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण देखिए, पूंजी का आवागमन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि विदेशी विनिमय दर जो होता है, विनियोग की जो दर होती है उसको प्रभावित करता है। अगर पूंजी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है हमारे देश में, कहने का मतलब है कि विदेशों से पूंजी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, काफ़ी मात्रा में विदेशी पूंजी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है देश में है, तो ऐसी कंडीशन में विदेशी मुद्रा कोष जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, और ये एक अनुकूलता की स्थिति को जन्म देता है। यहाँ पर तो विनिमय दर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना नहीं बनती, लेकिन किसी एक कंडीशन में अगर पूंजी का आवागमन अवरुद्ध होता है, जिसे कि हमने देखा कि प्रतिकूलता की स्थिति जब होती है भुगतान संतुलन की, तो पूंजी का आवागमन अवरुद्ध होता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर विनिमय दर में उच्चावचन यानी कि उतार चढ़ाव संभव हो पाता है। चौथा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, बैंकिंग संबंधी प्रभाव। बैंकों पे सारा का सारा बिजनेस डिपेंड करता है। कोई भी व्यापारी अपनी जेब में इतना पैसा नहीं रखता है, चाहे वो एक राज्य का व्यापारी हो, राष्ट्र का हो, या इंटरनेशनल कोई बिजनेसमैन हो। कहीं ना कहीं उसको अपने पूरे व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? बैंकों पर। अब ये बैंक संबंधी जो नीतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती हैं। बात करें यहाँ पर, अगर हम व्यापारिक बैंक का विदेशी बैंक पर अगर बड़ी मात्रा में बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भी प्रकार का साख पत्र जारी किया जाता है, तो ये एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जबकि विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है, और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी कंडीशन होगी जबकि विदेशी विनिमय दर जो है वो देश के विपक्ष में हो जाएगी। जस्ट अपोजिट अगर हम इसको देखें, तो अगर विदेशी बैंक हमारे देश के बैंकों के ऊपर किसी प्रकार का साख पत्र या फिर किसी प्रकार का ऋण पत्र लिखते हैं, तो ऐसी दशा में देश में फिर मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, और ये एक ऐसी स्थिति को जन्म देगा जबकि विनिमय जो होगा वो देश के पक्ष में होगा, यानी कि संतुलित या हम कह सकते हैं कि अनुकूल विनिमय दर यहाँ पर प्राप्त होगी।
बैंक की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आ जाता है। बैंकों की जो दरें होती हैं ये भी कहीं ना कहीं विनिमय को प्रभावित करती हैं। अगर बैंक में जो जमा राशि पर प्राप्त या जो ब्याज की दरें होती हैं, बैंक अगर उनको बढ़ा देता है तो जाहिर सी बात है लोग वहीं पर अपने पैसे रखना चाहेंगे, वहाँ पर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ उनको ज़्यादा लाभ हो। तो बैंक अगर अपने ब्याज दरों को बढ़ाता है तो देश के साथ साथ विदेशों की जो मुद्राएं हैं वो भी बैंक के पास आ जाती हैं, एक अनुकूलता की स्थिति प्राप्त हो पाती है, एक विदेशी विनिमय दर जो है वो सही शॉर्ट बनी रहती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर बैंक अपनी बैंक दर को घटाती है, कम करती है, तो विदेश क्या देश का भी व्यक्ति उस बैंक में अपने पैसे को नहीं रखना चाहेगा और फिर ये एक ऐसी स्थिति को जन्म देगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब विनिमय दर में एक प्रतिकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें सट्टा संबंधी प्रभाव की, तो सट्टे के बारे में हम जान लें कि एक प्रकार का शर्त, जनरली हम कई बार किसी से शर्त लगा लेते हैं ना अपने फ्रेंड सर्कल में कि चल शर्त लगाते हैं, ऐसा होगा तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा या तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा। इस तरह की जो नॉर्मल सी बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हालांकि हम उसको अनुकूल नहीं कह सकते, व्यापार के लिए सही नहीं कह सकते, लेकिन जो मूल्यों में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है ये सट्टे को जन्म देता है। तो बात करें अगर हम सट्टे के प्रभाव की, तो यहाँ पर भी जो बढ़ता हुआ उच्चावचन है विनिमय में वो कहीं ना कहीं सट्टे को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ ये जो उतार चढ़ाव है, अगर इसको सटोरिए निकट भविष्य में ये देखते हैं कि किसी जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वस्तु का या उस फील्ड में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने वाला है, तो वहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, या किसी देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ने वाला है तो वहाँ पर वो उस देश की मुद्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि यदि अगर जो सटोरिये हैं वो ये देखते हैं कि किसी कंडीशन में किसी देश की मुद्रा की स्थिति जो है, उसका मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है, तो वो उस देश की मुद्रा को ज़्यादा खरीदते हैं। और दूसरी कंडीशन में अगर ये देखा जाता है कि किसी देश के मुद्रा की वैल्यू घटने वाली है, कम होने वाली है, तो वो उसको बेच देते हैं। अब एक कंडीशन में तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और दूसरी कंडीशन में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। जिस मुद्रा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत लोग उसको खरीदते हैं, एक्सचेंज करवा लेते हैं, उसकी वैल्यू जो है बढ़ी हुई रहती है, तो उसकी पूर्ति तो कम हो जाती है। लेकिन जो मुद्रा बेच दी जाती है वो मार्केट में बहुत आ जाती है, उसकी जो पूर्ति होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। यही वो स्थिति होती है जो विनिमय दरों को प्रभावित करती है, विनिमय दरों में जो उच्चावचन लाती है। अब अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज संबंधी प्रभाव, तो आप आए दिन शेयर मार्केट्स के बारे में न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि शेयर मार्केट्स में किस तरह से देश की जो मुद्रा है, रुपया जो है, उसका उतार चढ़ाव बताता है। इन शब्दों को आप, इन वाक्यों को आप लगातार सुनते होंगे कि रुपए उछला, रुपए में गिरावट, शेयर मार्केट गिरा। तो क्या कंडीशन है, एटलीस्ट ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो सारी कंडीशन है जब किसी देश के मुकाबले रुपए की वैल्यू घटती है या बढ़ती है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो विनिमय दरें हैं ये जब परिवर्तित होती हैं तो ही देश की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम होती है या फिर बढ़ती है। अब एक कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है तो देश में विनिमय दर जो है वो देश के विपक्ष में हो जाती है, और दूसरी कंडीशन कि अगर विदेशी विनिमय की मांग घट जाती है तो जो परिस्थिति होती है विनिमय की वो देश के लिए विनिमय के पक्ष में हो जाती है। विनिमय दरों में परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण संरचनात्मक परिवर्तन भी होता है। संरचनात्मक परिवर्तन संबंधी प्रभाव कहीं न कहीं विनिमय दर को प्रतिकूल या अनुकूल दोनों ही तरीके से प्रभावित करते हैं। कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसकी मात्रा में, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आता है। ये जो संरचनात्मक परिवर्तन है किसी भी कारण से हो सकता है, तकनीक में परिवर्तन के कारण, नवप्रवर्तन के कारण या अन्य किसी भी कारण से ये परिवर्तन होते हैं। ऐसे कंडीशन में
एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आ जाता है या किसी अन्य कारण से उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये लागत से प्रभावित होते हैं, क्योंकि लागत संबंधी ढांचे जो होते हैं वो वस्तु का रूप परिवर्तन करने में सहायक होते हैं, उनको चेंज कर देने में, उनकी जो गुणवत्ता होती है उसको सुधार देने में सहायक होते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की वस्तुओं के जो मांग होती है वो अचानक से बढ़ जाती है। अब ऐसी कंडीशन में मांग बढ़ने की बात को अगर हम निर्यात से जोड़ के देखें तो हो सकता है कि निर्यात व्यापार भी बढ़े, यानी कि निर्यात के क्षेत्र में भी उनकी मांग बढ़े। अगर ऐसा होता है तो निर्यात व्यापार से जो विदेशी मुद्रा है वो हमको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सकेगी, तो यहाँ पर भी विदेशी विनिमय दर प्रभावित होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि ऐसी अगर दशा बनती है तो ये जो विनिमय दर आएगी वो देश के पक्ष में होगी, क्योंकि यहाँ पर हमको आय ज़्यादा और यानी जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे पास आ ज़्यादा रही है और जा कम रही है। एक कारण बन सकती है देश की राजनीतिक दशाएं। अच्छी राजनीतिक दशाएं हैं, बार बार गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही है, लोगों को, जनता को, बाहरी शक्तियों को अगर विश्वास है सरकार में, राजनीतिक दशाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं, सुदृढ़ है, देश में शांति सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, तो कहीं ना कहीं ये सारी दशाएं देश के पक्ष में बनती हैं। ऐसी कंडीशन में विदेशी जो कंपनियां होती हैं, विदेश के जो लोग होते हैं वो देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देश से व्यापार करना चाहते हैं, अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं, ये देश के लिए एक अनुकूल दशा बनती है। दूसरी कंडीशन अगर इसके विपरीत हो जाए, बार बार अगर सरकार में परिवर्तन हो, देश में असुरक्षा की भावना हो, राजनीतिक उथल पुथल होता हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बाहरी जो व्यापारी होता है या बाहर के जो देश होते हैं वो हमारे देश में फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पूंजी नहीं लगाना चाहते। ये व्यापार के दृष्टिकोण से प्रतिकूल तो होता है, लेकिन यही वो दशाएं हैं जो विदेशी विनिमय के भी के क्षेत्र में भी प्रतिकूलता को जन्म देती हैं। यानी विदेशी विनिमय की भी अगर हम बात करें तो विदेशी विनिमय दर यहाँ इन दशाओं से भी, इन प्रतिकूल दशाओं से भी सीधा सीधा प्रभावित होता है। एक महत्वपूर्ण कारण बनता है मुद्रास्फीति की दर। मुद्रास्फीति के बारे में हमने पिछले कई अध्यायों में बहुत अच्छे से जाना। अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पर विदेशी विनिमय दर से, तो यहाँ हम देखते हैं कि कई बार ये जो परिवर्तन होते हैं विदेशी विनिमय दरों में, ये कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति से भी प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि कम मुद्रास्फीति वाला जो देश होता है वहाँ अपनी जो मुद्राएं होती हैं उनके मूल्य में वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि एक कारण इसका ये भी हो सकता है क्योंकि जहाँ की मुद्रास्फीति कम है वहाँ पर वस्तु की कीमतें जो होती, कीमतों की जो दरें होती हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। लेकिन इसके विपरीत एक परिस्थिति बनती है कि जिन देशों में मुद्रास्फीति की दर अधिक है वहाँ पर मुद्रा का ह्रास या मुद्रा के मूल्य का ह्रास देखा जाता है। यानी ये एक प्रतिकूलता की स्थिति बनती है और यहाँ पर ये जो स्थिति बनती है यहाँ पर विदेशी विनिमय दरों में लगातार परिवर्तन या बहुत अधिक उच्चावचन देखने को मिलता है। बात करें अगर हम भुगतान संतुलन की, तो हमने पहले भी देखा कि जिन देशों में भुगतान संतुलन की स्थिति अनुकूल है वहाँ पर जो व्यापार व्यवहार की जो दशाएं हैं वो भी काफ़ी अनुकूल होती हैं। आयात निर्यात व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, तो जाहिर सी बात है कि विनिमय दर भी वहाँ पर अनुकूल बनी रहेंगी। लेकिन भुगतान संतुलन अगर प्रतिकूल हो जाता है, बहुत विस्तार से हमने भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता और अनुकूलता को जाना है। अगर प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ विदेशी विनिमय दर की जो स्थिति होगी वो भी प्रतिकूल स्थिति ही पाई जाएगी। एक अन्य कारण में हम अगर सरकारी ऋण को देखें तो बहुत से देश जो सरकारी ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं, पहले से ही ऋण है, क्या लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करेंगे, किस उम्मीद से इन्वेस्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में विदेशी पूंजी तो प्राप्त होगी नहीं, बल्कि पहले से जो लोग पूंजी लगाए हुए हैं वो भी उसको निकाल लेना चाहेंगे। क्या पता भविष्य में क्या स्थिति हो, उनकी पूंजी उनको वापस मिल पाए या ना मिल पाए। तो सरकारी ऋण का दबाव अगर बहुत अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रतिकूल स्थिति अगर बनी हुई है, तो वहाँ पर विदेशी विनिमय दर भी प्रतिकूल होगी। और अगर नहीं है सरकारी ऋण का दबाव तो एक अनुकूलता की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है और विदेशी विनिमय दर भी अनुकूल बनी रहेगी। अब यहाँ पर विनिमय दर प्रणाली की अगर हम बात करें तो विनिमय दर की मुख्य रूप से दो प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं, एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली
और दूसरी लोचशील विनिमय दर प्रणाली। सबसे पहले हम जानें कि क्या है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो देश की सरकार के द्वारा ही किया जाता है, यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, स्थिर विनिमय दर यानी बहुत ज़्यादा उच्चावचन की संभावना, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एकदम स्थिर होगी ये भी नहीं कहा जा सकता। तो अगर किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव, कोई परिवर्तन आता भी है तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए जो देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं वही इस विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने या कंट्रोल करने के लिए सामने आते हैं। स्थिर विनिमय दर के अगर हम बात करें, इसके अर्थ को और अच्छे से समझना चाहें तो आइए स्थिर विनिमय दर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालें। क्राउथर के अनुसार विनिमय दर एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की कितनी इकाइयां मिल सकती है इसका माप है। प्रोफेसर सेयर्स के अनुसार प्रचलित मुद्राओं के एक दूसरे देश में निर्धारित किए गए मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दरें कहा जाता है। तो आपने देखा कि स्थिर विनिमय दर क्या है, कौन कौन सी कंडीशन होती है, कैसी कैसी परिस्थितियां होती हैं जब एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली कार्य करती है। इसके दो पहलू हम देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि स्थिर विनिमय दर के पक्ष में कुछ तथ्य हैं और स्थिर विनिमय दर प्रणाली के विपक्ष में भी कुछ तथ्य हैं। सबसे पहले अगर हम उन तथ्यों की बात करें जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के पक्ष में आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, क्योंकि हमने इसके अर्थ में बहुत अच्छे से जाना कि ये इतनी अच्छी, इतनी संतुलन की स्थिति है कि बहुत ज़्यादा उच्चावचन की संभावना नहीं रहती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक निर्यातक देश जो है और एक आयातक देश जो है, दोनों ही अपने आप में काफ़ी संतुष्ट रहते हैं कि देश की जो आंतरिक या जो व्यापारिक स्थितियां हैं वो बहुत स्थिर बनी हुई हैं और ऐसी कंडीशन में उन दोनों देशों का, चाहे आयातक देश हो चाहे निर्यातक देश हो, दोनों का व्यापार बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक चलता रहता है। यानी कि बात करें अगर हम स्थिर विनिमय प्रणाली की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल स्थिति को ये उत्पन्न करता है। दूसरी बात करते हैं पूंजी निर्माण की। तो जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी कंडीशंस अगर बनते हैं तो पूंजी निर्माण की दर तो बढ़ेगी। इसमें अगर हम बिंदुवार देखें तो एक तो पूंजी निर्माण की दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दर बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपनी पूंजी लगाना चाहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो सकता है कि मुद्रास्फीति का भय नहीं रहेगा। अगर इस तरह की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं तो मुद्रास्फीति तो एक ऐसी कंडीशन होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिकूलता लाती है, पूरी तरीके से उसको अफेक्ट करती है, जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में देखा। लेकिन ऐसी अगर स्थिर विनिमय दर की परिस्थिति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति का भय यहाँ से चला जाता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि पूंजी की मांग बढ़ती है। जाहिर सी बात है, पूंजी ज़्यादा आ रही है देश में, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विनियोग करना चाहते हैं, पूंजी की मांग बढ़ जाती है। और साथ ही साथ यहाँ हम देखते हैं कि बचत की प्रवृत्ति जो होती है लोगों की, क्योंकि पूंजी निर्माण की स्थिति बन रही है, लोग पूंजी लगाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो बचत करेंगे तभी तो पूंजी निर्मित होगी, तो बचत को भी वो प्रोत्साहित करते हैं। और साथ ही साथ देश का आर्थिक विकास होता है। जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की, जिन बिंदुओं के बारे में हमने बात की, अगर वो सारे बिंदु सही शॉर्ट अगर फॉलो होते हैं, वैसी कंडीशन अगर बनती है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास ही होगा। अब अगर हम बात करें विदेशी पूंजी के प्रोत्साहन की, तो स्थिरता का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं विदेशी निवेशक जो हैं उनको आकर्षित करेगा। वो हमारे देश में पूंजी लगाना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्थिरता का उनको लाभ मिलेगा, विदेशी निवेशक जो हैं वो संतुष्ट होंगे,
जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो अपेक्षाएं थी पूंजी लगाने से और लाभ प्राप्त करने से, वो उनको प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखें तो पूंजी के डूबने का भय नहीं रहता। संतुष्ट वो तभी रहेंगे जब उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर एक अच्छा रिटर्न उनको मिल पाएगा और पूंजी के डूबने का भय नहीं होगा। इसी के पक्ष में एक परिस्थिति बनती है विनिमय व्यवस्था की। बार बार जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, बार बार जो उतार चढ़ाव होता है, उसके लिए एक प्रबंध की व्यवस्था, एक विनिमय की व्यवस्था जो बना के रखनी पड़ती है, एक पूरा प्रारूप जो बना कर रखना पड़ता है कि कैसे उसको कंट्रोल में लाया जाएगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा। कम से कम इन सभी परेशानियों से तो मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्यातक देश जो होता है, बहुत सारे ऐसे निर्यातक देश होते हैं जहां पर राष्ट्रीय आय का जो अधिकांश भाग है वो निर्यात से प्राप्त होता है। उनका जो आर्थिक विकास का जो मुख्य पहलू है वो निर्यात ही होता है। वो अपने देश में उत्पादित सामानों को बाहर भेजते हैं और फिर निर्यात से जो राशि प्राप्त होती है उसी से वो अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं। उन देशों के लिए तो ये स्थिर विनिमय दर की जो स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी सिद्ध होती है। निर्यातक देश जो होते हैं वो बहुत अच्छे से अपने देश का व्यापार व्यवहार कर पाते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि ये एक ऐसी स्थिति होती है जो विभिन्न देश, जिसे हम के निर्यातक देशों की बात कर रहे थे, उन देशों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ पर हम जान लें कि बहुत से देश जैसे कि इंग्लैंड है, डेनमार्क है, जापान है और ऐसे और कई देश हैं जिनका मुख्य कार्य अपने देश में जो बन रही है वस्तु या प्रोडक्शन जिनका हो रहा है उनका निर्यात करना, लाभ कमाना और देश में आर्थिक विकास करना। तो इस तरह के जो देश हैं उनके लिए तो विदेशी विनिमय दर की जो अनुकूलता की स्थिति है, स्थिरता की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी साबित होती है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे बनती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर की जो पहली प्रणाली है, स्थिर विनिमय प्रणाली, ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ओवरऑल हम कहें तो अनुकूलता को, यानी विदेशी विनिमय दरों में अनुकूलता को ही जन्म देती है।